नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे दिन सदन में किसानों को मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून की सरकार से मांग की। इस दौरान एमएसपी को लेकर सदन में विपक्ष और सरकार के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। हमने कहा था विचारधीन है, तो वो हमने रिजेक्ट कर दिया। अध्यक्ष जी, जो किसान वो क्या ये सरकार किसान विरोधी सरकार दिखाना चाहते हो क्या? नहीं, वो रिजेक्ट कर दिया। काले कानून को वापस वो कर दिया है, तो एमएसपी ये का मामला केंद्र का मामला है। केंद्र का मामला है, तो हम सिफारिश एमएसपी करके जो है भेज रहे कांग्रेस हैं। तय करते हैं, वो हम सिफारिश करके भेज रहे हैं। हमारा सदन सिफारिश करके भेजे। एमएसपी जो है वो केंद्र तय करता है। हमारा सदन सिफारिश करके भेजे, जैसे आपने सिफारिश धन्यवाद करा था अध्यक्ष जी। ये इस तरह से कैसे बात बनेगी अध्यक्ष? कोई नहीं करेंगे। आपको जानकारी, एक बात सुनिए, आप सभी लोग एक मिनट आप सभी माननीय विधायक ये जानते हैं कि एक दिन के अंदर 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन ज्यादा से, वो पहले एक था, एक मिनट सुनिए, पहले एक था, हमने यहाँ 2 किए, लेकिन 4 दिन के अंदर 8 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन नहीं लगते। और अगर आप 50 कॉलिंग अटेंशन मोशन भेजोगे तो 50 कॉलिंग अटेंशन मोशन कितने दिनों के अंदर लगेंगे? नहीं, तो उसमें जो आज जो त्वरित जो कॉल अटेंशन मोशन उसके लगते हैं जो तुरंत की कोई घटना हो या तुरंत की कोई कार्रवाई हो। अब रेजोल्यूशन वो जो है केंद्र का विषय है, वो। हाँ जी, आप तो जो मर्जी ले आइए, आपको कोई छोड़। हाँ, रिजेक्ट कर दिया जी। हाँ जी, आज कह रहा हूं ना, आज अभी तो क्या कह रहा हूं। हाँ जी, क्योंकि वो केंद्र का मामला है ना। चलिए, घनश्याम जी बोलिए। हाँ, ठीक है। ठीक, तो एमएसपी नहीं, एमएसपी तो हम तो 11 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहे, ये 2 फसलों के ऊपर एमएसपी देते, हम 11 पे दे रहे। आज ये किसान ने 10 पढ़ के दिखाने लग रहे। आपने 2 फसलों पे एमएसपी दिया, हम 11 पे दे रहे, और आप अपने आप को किसान ने 10 से लग रहे। 14 का दे रहे, 14 का। 10 का आपने दिया ही नहीं एमएसपी, हम तो 11 पे दे रहे। आज भी नहीं होगा तो हो गया। पूरे देश में हरियाणा विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने प्रदेश में खाद और यूरिया की कमी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं आंदोलन में शामिल किसानों पर दर्ज केस रद्द करने की भी मांग की। के हलके के अंदर 5 बजे से लाइनें लगी हुई हैं, मारामारी हो रही है। आज सुबह लग रही है, अभी सारा का सारा आ रहा है, और ये मंत्री जी कहते हैं ये सारी झूठ बात है। अब ये बताओ, जब ये ऐसी बातों को ये झूठ बोल देते हैं तो आगे क्या पूछेंगे हम इनसे? हर तरह से किसान को ऐसा हाल कर दिया है, धरती पुत्र को, उसको जमीन में लिटा दिया है। उसका जो है अध्यक्ष जी ये कहते हैं काला बाजारी। आपको मैं बताती हूँ, डीएपी का जो 50 किलो का जो कट्टा है वो 1200 रुपये में बिक रहा है। सच्चाई यही है। और जो 1200 रुपये का जो एमआरपी की जगह थी वो 1500 रुपए का प्रति थैला ये बट रहा है, जो यूरिया का है। डीएपी का तो 1200 का रेट हो गया, अब 1900 का हो गया है? और हाँ, और यूरिया जो है वो 400 रुपये प्रति थैला, वो क्यों हो गया? वो 400 रुपये प्रति थैला क्यों हो गया? ये कहते हैं इतना जबरदस्त ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कि किसान को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। माथा पकड़ के अपना सिर पीट रहे हैं। और मंत्री जी सारी जगह, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे कुछ हो, हर जगह ये कहते हैं
देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ डीएपी, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ दिस थिंग। सारे अखबार बड़े पड़े हैं, हमें तो समझ नहीं आती है अध्यक्ष जी, इतने झूठ बोलना, ये तो गले के नीचे उतरती नहीं है बात बिल्कुल भी। दूसरी अध्यक्ष जी, सरकार दावा कर रही है कि किसानों को जो है खपत से अधिक डीएपी मिल रही है, तो फिर ये किसान ये यूं ही बेवकूफ हैं क्या सारे सारे? ये कांग्रेसी बता दो इनको कि ये कांग्रेसी लगे हुए हैं लाइन में। सच्चाई है ये क्या? सामने सब कुछ नजर आ रहा है। और जो है ये जिस तरह से कह रहे हैं, नवंबर तक की प्रदेश की जरूरत 2 लाख टन डीएपी की थी और आज के दिन 1/3 जो है वो उपलब्ध। तो ये इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो मंत्रालय तो पूरा पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि जो मुखिया होता है वही उसी के जरिए सारा कुछ करा जाता है। ये क्या कर क्या रहे हैं? मैं इसको मिला, मैं फलां को मिला, मैं धिकड़ा को मिला, इसको मिला, उसको मिला। अरे जब आपको पता है कि ये सीजन के अंदर जो है बिजाई होने वाली है, क्रॉप्स के अंदर डलना है डीएपी और यूरिया डलना है, तो उसकी उपलब्ध मात्रा में आप तैयारी करके रखो। ये कोई नई चीज तो है नहीं, हर साल ये होती है, हर साल यही कहानी होती है और हर साल जो है थाने के अंदर जो है ये बढ़ती है और औरतें लगती हैं लाइन में। नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, जहाँ पे अपने आप जो फिर उन बेचारों के ऊपर केसेस जो हैं वो लगाए जाते हैं अध्यक्ष जी। और ये जो कह रहे हैं कि सब कुछ अगर ठीक है तो चरखी दादरी में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, भिवानी में ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं उनके सामने ये तरसते किसानों ने कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगाई, बैठे रहे बेचारे सुबह से लेकर शाम तक, फिर धक्के खाए, फिर ऊपर केस बनवाए। ये बोल दें हमारे ये मंत्री जी बोल दें कि ये सब जो मैं। इसके अलावा सदन में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खाद की किल्लत को लेकर सरकार से सवाल किए, साथ ही जल्द एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी रखी। जब भी ये हुआ भाई शॉर्टेज है खाद की, चाहे वो डीएपी की थी चाहे यूरिया की थी, लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री जी का बयान आता रहा कि हम खाद की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। और स्वयं जो आज उन्होंने जवाब दिया है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप देखिए शुरू में ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ डीएपी फर्टिलाइजर इन द इंटरनेशनल मार्केट, द इंपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स पुट ऑन देयर होल्ड देयर इंपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। शुरू में स्टॉक की कमी थी, लेकिन यूरिया डीएपी की खपत जो है 15 अक्टूबर को शुरू होती है, 15 अक्टूबर तक हमने उपलब्ध करा दिया था। मंत्री जी एक मिनट सुन लो। You should know parliamentary practice. When I am standing, you are not supposed to stand. You can reply then. हर आदमी खड़ा होकर जवाब देने लग जाते हैं आप। वहीं सदन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं रही, लोगों के कालाबाजारी करने से कुछ समस्याएं आई, जिसका समाधान खाद का कोटा बढ़ाकर सरकार ने कर दिया है। सरकार ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की समय पर आपूर्ति करने, भारत सरकार से अधिक उर्वरक प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास किए गए। राज्य में उर्वरक खादों की उचित वितरण की समय समय पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा की गई। भारत सरकार प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के उर्वरकों की स्थिति की समीक्षा करती है। विभाग के मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि के स्तर पर लगभग प्रतिदिन समीक्षा करते रहे। महानिदेशक कृषि प्रतिदिन भारत सरकार के लगातार संपर्क में रहे। श्री अमरजीत मान विशेष सचिव कृषि को भारत सरकार के साथ इन मामलों को निपटाने के हेतु विशेष कार्यकारी अधिकारी लगाया। संयुक्त निदेशक हरियाणा द्वारा भारत के कार्यालय का साप्ताहिक आधार पर दौरा किया जा रहा है, ताकि खाद की रैक्स को समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि खाद को लाने में पोर्ट से आती है, उसके ट्रैक्स का प्रबंध करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये भी एक चैलेंज था। इस प्रकार प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता, बिक्री और स्टॉक की स्थिति का नियमित रूप से फील्ड स्टाफ, भारत सरकार और उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रयास किए गए। माननीय मुख्यमंत्री ने अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 23/7/21 को खाद्य मंत्री भारत सरकार को अनुरोध किया कि उसके बाद एक अलग पत्र लिखा साधनों को, उनसे भी अनुरोध किया कि खाद की हमें आपूर्ति की जाए। 4/10 को
संयुक्त सचिव भारत सरकार से डीएपी की आपूर्ति के बारे में आवंटन बढ़ाने के लिए हमने प्रार्थना की। मैंने खुद भी 11/10 को खाद्य मंत्री को अनुरोध किया कि हमें खाद ज़्यादा दी जाए। 12/10 को हमने मॉनिटरिंग की, सारी सिचुएशन की। 12/10 को हमने सारे डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ताकि पता रहे कि ज़िले में क्या पोजीशन है। 14/10 को मुख्यमंत्री ने सारी खाद की उपलब्धता की समीक्षा की। आपूर्ति में तेजी लाने और डीएपी के आवंटन की मात्रा बढ़ाने के अनुरोध के साथ महानिदेशक कृषि द्वारा 21/10 को खाद्य मंत्रालय भारत सरकार का व्यक्तिगत दौरा भी किया। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 24/10 को फिर समीक्षा की खादों की। अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि द्वारा 11/11 को सचिव उर्वरक भारत सरकार से 25 नवंबर 21 तक हरियाणा को अलग से 10 डीएपी के अतिरिक्त रैक की मांग की। मैंने खुद नियमित आधार पर उद्देश्य माननीय भारत सरकार के कृषि मंत्री से मैंने खुद नवंबर में 2 बार मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 12/12 को सभी डीसी के साथ मॉनिटरिंग मीटिंग की। 16/12 को हमने फिर 16 रैक यूरिया की मांगे। प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति की निगरानी मुख्यालय जिला स्तर पर लगातार की जाती रही। इस उद्देश्य के लिए उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया तथा डीडी एग्रीकल्चर को उर्वरकों की निगरानी एवं नियंत्रण हेतु उपायुक्तों को सहयोग देने के बारे में आदेश दिए गए। सख्त उपाय किए जाएं ताकि पड़ोसी राज्यों में स्मगलिंग ना हो। उपायुक्तों द्वारा उर्वरकों की स्टॉक की जांच और निगरानी पर हर दुकान पर स्टॉक दिखाने का आदेश दिया गया। सरसों उगाने वाले जिलों में खाद की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको प्राथमिकता दी। उपायुक्तों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उर्वरकों की उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करते हुए कालाबाजारी और चोरी को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए। सरसों उगाए जाने वाले क्षेत्र में एसएसपी तथा गेहूं आलू उगाए जाने वाले क्षेत्र में एनपीके के उपयोग को लोकप्रिय। विधानसभा के शीत सत्र के दौरान सदन में एक बार फिर खुले में नमाज की मुद्दे की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद खुले में नमाज का मुद्दा उठाते हुए सरकार से नमाज के लिए जगह देने की मांग उन्होंने की। मांग है कि आज हमें जो है वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे हमारे ईदगाह हैं, चाहे मस्जिद हैं, चाहे अन्य जगह हैं, उनको जो अवैध कब्जे जो कर रखे हैं उन अवैध कब्जों को हटाया जाए और हमारे समाज के लोगों को उनको जगह को मुहैया कराया जाए जिससे कि वो खुलने में नमाज पढ़ने के लिए विवश ना हो। आज लाखों लोग मुसलमान धर्म के जो है वो गुड़गांव में रोजगार के लिए उसके लिए आज रहते हैं, उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ना कि मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को एक बयान दिया कि खुलेआम नमाज नहीं पढ़ने दी जाए। मुख्यमंत्री जी आप और सदन में खुले में नमाज के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन खुले में नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी हो या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम धार्मिक स्थलों पर ही होने चाहिए। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से खुले में कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। अगर उनको करना है तो उनके लिए उनके जो इबादत के स्थान हैं, उनके पूजा के स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब स्थानों पर करना चाहिए। इसलिए कहीं आपस में समाज का टकराव न हो, इसके लिए शांतिपूर्वक वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसमें सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे अच्छी बात यह है कि वहाँ आपस में लोग मिलजुल करके और कुछ स्थान उन्होंने तय किए हैं, उन स्थानों के ऊपर जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सहमति बनी है और सहमति के आधार पर वो सब कर रहे हैं। उस सहमति के बाहर जा करके करते हैं तब टकराव आता है। वहाँ डीसी महोदय आपस में समाज के सब लोग और वो मिलकर के निर्णय करते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। इसको ज्यादा तूल देने से और ये सामाजिक सौहार्द ये खराब होगा, इसलिए इसको तूल देने का विषय नहीं है। वहाँ स्थानीय एक समस्या है, मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आए हुए हैं और बाहर से आकर के वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना सांघिक रूप से पढ़ना, प्रदर्शन करना ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। ये व्यक्तिगत एक इबादत का विषय है और व्यक्तिगत इबादत
हिंदू समाज में भी लोग करते हैं, मुस्लिम समाज में भी करते हैं, ईसाई समाज में भी करते हैं, अपने घर पर भी करते हैं। जहां कहीं खुला स्थान अकेले अकेले करना कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने से जिससे दूसरी किसी समाज की भावनाएं भड़कें, उचित नहीं है। साल में कोई एक आध कार्यक्रम आता है, मानो उर्स आता है या कोई रामलीला आती है या कहीं दशहरा, इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, वो परमिशन के साथ सब जगह होते हैं। लेकिन रूटीन के दैनिक या साप्ताहिक रूटीन के जो कार्यक्रम है, इबादत है, वो निश्चित स्थान सबके हैं, सब अपने अपने स्थानों पर करते हैं। इस प्रकार से खुले में सड़कों पर या खुले ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर ऐतराज है तो उसको बैठ करके आपस में सुलझाना चाहिए, अन्यथा सवाल। शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि हिसार में 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनेगी। डीपीआर बनते ही साल 2022 में काम शुरू हो जाएगा। शहर के लिए प्रवेश और निकास मार्ग भी बनाया जाएगा। जी के माध्यम से आदरणीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि ये जो एलिवेटेड रोड है जो हिसार के बीच में से चलेगा, ये कहाँ से कहाँ तक की योजना है, कितनी लंबाई है और ये सिंगल पिलर पर योजना है या 2 पिलर पर बनाने की योजना है, कितनी इसकी चौड़ाई है, 2 वे बनेगा या 1 वे बनेगा, इसके बारे में आप मुझे बताएं। अध्यक्ष महोदय, अभी इस पूरी योजना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए 22 लाख रुपए की मंजूरी करी गई। सिंगल पिलर, डबल पिलर, ये तो डीपीआर बनने के बाद ही क्लैरिफाई किया जा सकता है कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी इस एलिवेटेड रोड की कितनी होगी, मगर इसकी शुरुआत हिसार इंडस्ट्रियल एरिया से होगी और सेक्टर 14 को क्रॉस कर इसको डाउन टर्न किया जाएगा, जिसके अंदर लगभग 5 से 6 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिसमें मेजर जो सड़कें हैं, चाहे वो तो शाम रोड हो, चाहे वो राजगढ़ रोड हो, इनको कनेक्ट करने की प्रयोजना भी इसमें। स्पीकर सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो एलिवेटेड रोड बनेगा, ये पूरी लंबाई तक ऊंचा रहेगा या इसको कहीं बीच में उतारेंगे? मेरा मतलब अगर कहीं बीच में उतारेंगे तो उस पॉइंट पर तो फिर रश बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक तो ये बात कि ये पूरा एलिवेटेड रहेगा या इसको बीच में 2 फ्लाईओवर बीच में आते हैं? ये अभी तो डीपीआर उन का बननी है, डीपीआर बनने के मेन पॉइंट्स हैं जी, इसलिए थोड़ा सा मैं पूछना चाहता था। और एक ये भी बता दीजिए कि ये 1 वे बनेगा कि 2 वे बनेगा? अध्यक्ष जी, लगभग 9 किलोमीटर की लंबाई का ये एलिवेटेड रोड बनेगा। जैसे माननीय विधायक ने कहा है कि इसके अंदर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि जिसको अगर शहरी क्रॉस करना है तो हिसार के अंदर पर्याप्त मात्रा में बाईपास उपलब्ध है, चाहे वो कैथल जयपुर हाईवे का बाईपास हो जो पूरे ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है, चाहे पुराना हिसार का जो दिल्ली सिरसा बाईपास है जो नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करता है। उस चीज़ को देखते हुए शहर के तमाम ऐसे जंक्शन जहाँ बहुत ज़्यादा आज लोड बेयरिंग कैपेसिटी की ज़रूरत है और उनको सुविधा देने के लिए 2 गाड़ियाँ आने जाने का प्रॉपर जिसमें वे रहे, राइट ऑफ वे रहे, उसको देखते हुए ही इसकी डीपीआर तैयार करने को दी गई। कब तक शुरू और कब तक अंत होने की संभावना है? धन्यवाद, ये बता दो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पहले ही बता चुके हैं कि इसकी डीपीआर तैयार हो रही है। धन्यवाद, ये बता दो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पहले ही बता चुके हैं कि इसकी डीपीआर तैयार हो रही है। डीपीआर तैयार होगी, प्रदेश सरकार तुरंत उसको लेकर चलेगी और मुझे उम्मीद है कि 2022 के अंदर जैसे इसकी डीपीआर शुरू होगी, माननीय विधायक को बुलाकर इसका शिलान्यास कराकर इसका काम शुरू करेंगे। अध्यक्ष जी के माध्यम से। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।